नमस्कार दोस्तों, मैं मीतू लर्निंग फेज इन फिजिक्स में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा था और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, तो मैं आशा करती हूँ आपको वो सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कूलम्स लॉ क्या होता है। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि हमने हर जगह चार्ज के बारे में बात करनी है, क्योंकि ये जो यूनिट है ये इसी के ऊपर बेस्ड है, चार्जेस एट रेस्ट। तो कूलम्स लॉ जो है सिमिलर है हमारा, जैसे न्यूटन्स ने हमें लॉ ग्रेविटेशनल लॉ दिया था। तो पहले मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज करवाती हूँ कि न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में आपको क्या बताया था। कि सपोज हमारे पास टू बॉडीज़ हैं, बॉडी ए और बॉडी बी। बॉडी ए का मास है m1, बॉडी बी का मास है m2 एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। तो न्यूटन ने बोला था कि इन दोनों बॉडीज़ के बीच में, यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज़ होती हैं उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो न्यूटन ने बताया था, दैट इज़ इक्वल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। साथ में एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगता है कैपिटल जी, जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। तो न्यूटन ने बोला था कि ये जो इनके बीच में जो म्यूचुअल फोर्स लग रही है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसको इतना एक्सप्लेन नहीं मैं करूँगी क्योंकि आपने 11th में इसको पढ़ा हुआ है। सिमिलरली कूलम ने क्या बताया था कि हमारे पास, अब हमें ये पता है कि चार्ज बॉडीज़ होती हैं, तो हमने दो चार्जेस लेने हैं। सपोज Q1 और Q2 हमारे पास टू चार्जेस हैं। ये दोनों लाइक चार्जेस भी हो सकते हैं, अनलाइक चार्जेस भी होते हैं। तो ये दो चार्जेस हैं हमारे पास जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है, r। तो कूलम ने क्या बोला है, अब हमें पता है कि ये जो चार्ज है, अगर ये लाइक चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर ये अनलाइक चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये इसके ऊपर, इसका मतलब एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रहे हैं। जब लाइक चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहे हैं, और अगर ये अनलाइक चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स दैट फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन, जिसको हम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बोल देते हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस सिमिलर टू न्यूटन फोर्स m1 m2 q1 q2 and also this force is inversely proportional to r square। तो देखो जैसे जैसे ये दो चार्जेस हैं एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे तो इनके बीच की जो फोर्स है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे ये चार्जेस हम पास लेके आएंगे इनके बीच की फोर्स जो है इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। जितना बड़ा हम चार्ज लगाएंगे वो उतनी ही ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन एक्सर्ट करेगा सेकेंड वाले के ऊपर। तो इट मीन्स ये जो फोर्स है ये दोनों के चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर हम चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करते हैं तो फोर्स उनके बीच की इंक्रीज हो जाती है, और अगर हम उनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो जो फोर्स है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है दिस इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमें पता है यहाँ पे हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के इक्वल टू लगाना है, तो हमारे पास एक कांस्टेंट k लगता है, k इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और SI यूनिट में, इन SI यूनिट आपने पढ़ा हुआ है 11th में। SI यूनिट में हमारे पास ये जो k की वैल्यू होती है ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया है। दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ दिस एप्सिलॉन नॉट इज वेरी न्यू टू यू, कि ये बिल्कुल ही नया आपके लिए, आपको नहीं पता ये क्या होता है, तो आपको इसको याद रखना है। दिस इज एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये फ्री स्पेस में है। फ्री स्पेस मीन्स एयर और वैक्यूम। ये हम नॉट जब लगाते हैं तो ये फ्री स्पेस में होता है, जिसको हम एयर या वैक्यूम लेते हैं। अगर हम कोई मीडियम ले लें, वाटर ले लें या कोई और मीडियम ग्लिसरीन ले लें, तो यहाँ पे हम नॉट नहीं लगाते, फिर हम सिंपल एप्सिलॉन लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं, एप्सिलॉन।
एप्सिलॉन। तो ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है और इसको कहते क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं। और इस एब्सोल्यूट परमिटिविटी की जो वैल्यू है ये आपको याद रखनी है, दैट इज 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। तो ये इसकी आपको वैल्यू याद रखनी है। जब हम इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो के की हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो के इज इक्वल टू 1/4 पाई, एप्सिलॉन की जगह हमने पुट करना है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। तो ये हमारे पास बनता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। तो ये हमारे पास के की वैल्यू है। तो ये आप अगर डायरेक्टली याद रख लोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। तो आप डायरेक्टली इसको जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला अब क्या बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो दिस इज कूलम्स फोर्स। अब आपने ये भी पढ़ा हुआ है 11th में कि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे अभी मैंने वेक्टर नहीं डाला, इसका मतलब ये अभी मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। तो दिस इज इन मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर बनाने के लिए हमें फोर्स की डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। तो देखो, अगर फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो अगर मैं दोनों लाइक चार्जेस ले रही हूँ तो ये इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा तो फोर्स की ये डायरेक्शन आ जाएगी। अगर मैं इसको देखूं, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो फोर्स की ये डायरेक्शन आ जाएगी। तो हम इसको सीधा इसकी डायरेक्शन इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसके लिए हमें अलग से अलग अलग फोर्सेस को लेट करना पड़ेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फोर्स। तो अब हमने फोर्स को वेक्टर बनाना है। तो वेक्टर बनाने के लिए सिमिलर वे में हम अगेन कंसीडर कर लेते हैं ये ए पॉइंट, ये हमारे पास बी पॉइंट, यहाँ पे हमारे पास चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R। अब सपोज करो ये जो Q2 है ये Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है और फोर्स ऑफ रिपल्शन है, अगर सेम चार्जेस हैं तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अब हम इसको नाम कैसे देंगे, हम इसको नाम दे देंगे F12। F12 का क्या मतलब है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड चार्ज, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। तो दिस इज F1 फोर्स। सिमिलरली ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, सेम चार्जेस हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी। तो यहाँ पे हमने फोर्स को नाम दे देना फोर्स F21, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला हमने यूज करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। तो क्या मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ऊपर मैंने वेक्टर लगा दिया, इसका मतलब मैंने इसके साथ अब डायरेक्शन को इंट्रोड्यूस करना है। तो वेक्टर किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो वो हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब हमने इसके साथ डायरेक्शन कैसे लगानी है, तो डायरेक्शन लगाने के लिए आपने क्या देखना है, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। तो किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन में, Q2 से Q1 की तरफ फोर्स लग रही है। तो हमने कैसे इसकी डायरेक्शन लेनी है, R21, मतलब चार्ज Q2 से Q1 की तरफ फोर्स लग रही है तो 2 से 1 की तरफ जाना है। तो यहाँ पे हमने यूनिट वेक्टर साथ में यूनिट वेक्टर लगा देना R21। तो ये आ गई इसकी डायरेक्शन, ये है हमारे पास डायरेक्शन और ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं। तो ये हमारा आ गया फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, जो हमारा टॉपिक था। इसीलिए इसी तरह से हमने जब F21 लिखना है कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 ड्यू टू Q1 की वजह से Q2 के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, ऑन 2 ड्यू टू 1।
तो सेम 1/4πε0 तो सेम आएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर भी सेम आएगा क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। अब डायरेक्शन कैसे लिखनी है, इसके ऊपर ये फोर्स लगा रहा है, किस डायरेक्शन में लगा रहा है, इस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो Q1 से Q2 की तरफ जाना है। तो अब हमारे पास आ जाएगा R Q1 से Q2 के 1 से 2 की तरफ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम R1 2, इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो अगर तो आपने सिर्फ इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये दो इक्वेशंस हैं, ये वेक्टर फॉर्म ही है। अब थोड़ा सा इसको और आगे हम फॉरवर्ड करेंगे तो हम क्या देखेंगे, अब हमें पता है चाहे फोर्स Q1 से Q2 की तरफ लगे, चाहे फोर्स Q2 से Q1 की तरफ लगे, डिस्टेंस दोनों के बीच में सेम है, डिस्टेंस सेम है, बस उनकी डायरेक्शंस जो है ऑपोजिट है। 1 2 की डायरेक्शन ये है और 2 1 की डायरेक्शन ये है। तो हमें पता है R12 और R21 मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल हैं क्योंकि दो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो फिक्स है, तो ये दोनों इक्वल है। बट क्योंकि डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट है तो हम साथ में नेगेटिव साइन लगा लेते हैं, तो ये नेगेटिव साइन क्या शो करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हमें पता R12 किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ R21। इस इक्वेशन को, इस R12 को हम यहाँ पुट करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास F21 आ जाएगा 1/4πε0 सेम, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर सेम, R12 की जगह पे हम लिखेंगे माइनस ऑफ R21 कैप। तो ये हमारे पास आ गया F21 1/4πε0, ये माइनस साइन हम यहाँ लिख लेते हैं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर R21 कैप। इसको इक्वेशन 3 दे दो। अब कंपेयर करो इक्वेशन 1, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 3। जब हम इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर करते हैं, 1/4πε0 1/4πε0, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, R21 तो सारी इक्वेशन सेम है। तो ये जो पूरी इक्वेशन है ये वाली, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, F12। तो F21 इज इक्वल टू माइनस F12। ये हमारा रिजल्ट आ गया है। ये क्या शो कर रहा है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। इट मीन्स कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इज इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि जितनी फोर्स Q1 चार्ज Q2 के ऊपर लगा रहा है, सेम फोर्स Q2 चार्ज Q1 के ऊपर लगा रहा है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं अपनी ओर से और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकूं और मैं आपको अच्छे से हर टॉपिक समझा सकूं। धन्यवाद।